उस ठंडी शाम में चांदनी के नीचे जेल के प्रांगण में हर कोई सियोल के नाटकीय प्रवेश के बाद पूरी तरह से दंग रह गया। वहां मौजूद हर किसी के लिए दो बातें दर्दनाक रूप से स्पष्ट थीं। पहली, सियोल बेहद खूबसूरत थी, किसी ने भी उसके जैसी महिला पहले कभी नहीं देखी थी। दूसरी, उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी, एक गहन, लगभग डराने वाली आभा जो किसी ऐसे खूबसूरत व्यक्ति के लिए असंभव लगती थी। जिस क्षण सीलो ने अपने मंगेतर को देखा, वह सीधे उसकी बाहों में चली गई और उसे कसकर गले लगा लिया, बिल्कुल प्रेमी जोड़े की तरह। बाहों में आभा जो किसी लगे ने, वे तुरंत एक दूसरे से झगड़ने लगे और पूछने लगे कि क्या दूसरा ठीक है। सिल्वा आपको सुरक्षित और स्वस्थ देखकर अपनी खुशी नहीं छिपा पाई, जबकि आप पूछते रहे कि सिल्वा इतने समय से कहाँ था। माफी मांगते हुए सिल्वा ने बताया कि उसने उसे खोजने के लिए इलाके में हर झोपड़ी और चौकीदार की तलाशी ली थी, लेकिन अब तक उसे खोजने में कामयाब नहीं हुई। जबकि वे दोनों पूरी तरह से अपनी दुनिया में खोए हुए थे, व्यावहारिक रूप से सभी को अनदेखा कर रहे थे। अन्यथा तांग को गुस्सा आने लगा। वह उन पर चिल्लाई, उनके व्यवहार पर अपनी जलन को छिपाने में असमर्थ। स्वाभाविक रूप से सिला तांग के रवैये से प्रभावित नहीं हुई और जवाब में उसे घूर कर देखा। हालांकि तांग वास्तव में इस बात पर ध्यान नहीं दे रही थी कि उसके आसपास क्या हो रहा था, और वह बस अपनी आंखें बंद करके बड़बड़ाती रही। तभी तांग को एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। बस एक सेकंड बाद तांग को भी पता चल गया कि हैंग ने क्या देखा था, और उसने तुरंत अपनी व्यर्थ की बकबक बंद कर दी। अपने स्वभाव के अनुसार यह सियावा ही थी जिसने वह गुस्से से लगभग तड़प रही थी। उसके आस पास की हवा बिजली की तरह चमक रही थी, जो यह दिखा रही थी कि वह कितनी गुस्से में थी। लेकिन सियोल सिर्फ इसलिए टैंक से नाराज नहीं थी क्योंकि उसने तुम्हारे साथ उसके पल को बाधित किया था। नहीं, जिस बात ने उसे वास्तव में परेशान किया वह यह था कि टैंक हमेशा चीजों को गड़बड़ कर देता था, हर किसी को खतरे में डाल देता था, बस खुद को साबित करने के लिए, जैसा कि भूस्खलन में हुआ था। सीलवुड को शांत करने की कोशिश करते हुए आपने धीरे से उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे याद दिलाया कि वे अभी भी एस्कॉर्ट करने के मिशन पर हैं। हांग का कारवां। सियोल थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन फिर उसका गुस्सा फिर से भड़क गया। उसने घोषणा की कि वह अपने मंगेतर को धमकी देने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार गिराएगी, और टैंक के लिए वह बाद में उससे निपटेगी। तभी जब सियोल टैंक से विचलित थी, अचानक पीछे से एक बड़ी कुल्हाड़ी उसके ऊपर आ गिरी। भले ही वह एक अंधे स्थान से आई थी और वह विचलित लग रही थी, सिवा ने तुरंत प्रतिक्रिया की और वू साइक के चुपके से हमले को आसानी से रोक दिया। वू साइक पूरे समय वहीं खड़ा था, उनकी बहस देख रहा था, और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो उसे मार डालेगा। अनदेखा किए जाने के बाद कूदो। यह तभी था जब तुम्हें एहसास हुआ कि वह गंजे आदमी के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। दूसरी ओर वू ने सिल्वा को प्रसिद्ध चंद्र तलवार के रूप में पहचान लिया। जैसे ही वह दिखाई दी, उसकी ताकत और रूप से स्पष्ट रूप से प्रभावित, वू ने सौदेबाजी करने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर सियावा उसके साथ मारियो खेलते हुए कुछ निजी समय बिताने के लिए सहमत हो जाए तो वह तुम्हें जाने देगा। सिवा ने मुश्किल से उसकी तरफ देखा, जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। वू को कम ही पता था, इस खूबसूरत और कुशल महिला ने पहले ही वादा कर दिया था, खुद को सिर्फ एक आदमी के लिए समर्पित कर दिया, और वह किसी और के साथ मारियो खेलने वाली नहीं थी। वू को वह नहीं मिला जो वह चाहता था, इसलिए उसने सेवा पर हमला किया, अपनी कुल्हाड़ी को हर दिशा में बेतहाशा घुमाया। बहुत दूर नहीं, बॉस, जो कुछ ही पल पहले आपसे बात करने से डर रहा था, अचानक से अपना आत्मविश्वास वापस पा गया और आपका और दूसरों का मजाक उड़ाने लगा। उसने मजाक में कहा कि भले ही आप अराजकता की तथाकथित दानव तलवार, प्रसिद्ध चंद्र तलवार सेल्वा के साथ मिल जाएं, फिर भी वे वाक के सामने टिक नहीं पाएंगे। उसके दिमाग में बस एक अलग ही स्तर पर यह सुनकर आप वाकई सीओ के लिए चिंतित हो गए। उसने उस गुफाओं के आदमी जैसे दिखने वाले आदमी के खिलाफ उसकी मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था करने का मन बना लिया, लेकिन अगले ही पल वास्तविकता ने उसे झंझोर दिया। वास्तव में वह मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, भले ही वह चाहता हो। यह भावना और भी मजबूत हो गई जब उसने सिला और वू को करीब से लड़ते देखा। आपको एहसास होता है कि अगर वह बीच में कूद पड़ा तो वह शायद सिला के रास्ते में आ जाएगा और उसे बचाने में और भी परेशानी खड़ी कर देगा। पता चला कि लड़ाई बॉस के मुकाबले भी नहीं थी। सोचा था कि ऐसा होगा, संघर्ष करने वाला अकेला था। सियोल सिर्फ उसके साथ खेल रही थी। उसने वू के हर हमले को लगभग बिना किसी प्रयास के रोक दिया, अपनी तलवार को ऐसे घुमाया जैसे कि यह दूसरी प्रकृति हो। वो यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि सिवा उससे कितनी सहजता से लड़ रही थी। उसे लगा कि वह सबके सामने उसका अपमान कर रही है, लेकिन सिला ने उसे गंभीरता से लेने की जहमत भी नहीं उठाई। इसके अपमान कर रही है इसके बजाय उसने अपना ध्यान आपकी ओर लगाया और मजाकिया अंदाज में घोषणा की कि उसे उसकी ऊर्जा को फिर से भरने में मदद करने की जरूरत है। जो भी वयस्कता वाली बात उसने कही थी वह वास्तव में मुद्दा नहीं थी। टिप्पणी वू को गुस्से से एकदम उग्र बना दिया।
जिससे वो और भी बेपरवाह होकर लड़ने लगा। वो ने तय किया कि अब उसे अपनी आखिरी चाल चलनी चाहिए। उसने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। उसका शरीर वास्तव में सभी की आंखों के सामने बड़ा हो गया, यहाँ तक कि टैंक को भी एहसास हो गया कि चीजें कितनी खतरनाक हो रही थी। उसने सिलियावा और यू दोनों को सावधान रहने की चेतावनी देने की कोशिश की। फिर अचानक वो हवा में ऊंची छलांग लगाता है। अपनी नई ताकत के साथ उसने अपनी बाहों में शक्ति का हर औंस इकट्ठा किया। स्पष्ट रूप से सियोल के साथ हमेशा के लिए चीजों को खत्म करने की योजना बना रहा था। आपने उसकी पूरी कोशिश की। आप ही सेना का ध्यान आकर्षित करें, उसे पीछे मुड़ने और अपने रास्ते में आने वाले खतरे को देखने के लिए आग्रह करें। लेकिन सियोल जिद्दी रूप से आप पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, इस बात पर जोर दे रही थी कि उसे कुछ और करने से पहले उसके साथ रिचार्ज करने की जरूरत है। जैसे ही वू ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी को घुमाना शुरू किया, एक जोरदार युद्ध की पुकार लगाई। आपने उसे वहीं और वहीं वादा किया कि वह उसे जितना चाहे रिचार्ज करने में मदद करेगा, जैसे वह चाहेगी, अगर वह बस मुड़ जाए और खतरे का सामना करे। या आखिरकार सिला को इससे बाहर निकालने और उसे वू की ओर देखने के लिए पर्याप्त था। लेकिन तब तक ऐसा लग रहा था कि ये पहले से ही हो सकता है। बहुत देर हो चुकी थी। वो की कुल्हाड़ी नीचे आ रही थी, उसे दो टुकड़ों में विभाजित करने के लिए तैयार थी। हालांकि उस पल में ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो, या शायद सिल्वा किसी की नजर से ज्यादा तेज चल रही थी। एक झटके में उसने अपनी तलवार घुमाई और इससे पहले कि वू को पता चले कि क्या हुआ, वह दो आसमान टुकड़ों में कट गया। वह क्षण इतना तीव्र था, तुम टैंग और बाकी सभी वहीं खड़े रह गए, सदमे में मुंह खुले रह गए। वे मुश्किल से समझ पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा। सियोल का वार इतना शक्तिशाली था कि उसने वास्तव में एक नया छेद बना दिया, गुफानुमा जेल की दीवार। तभी आपने अचानक हैंक का हाथ पकड़ लिया, उसका ध्यान अराजकता से हटा दिया। वह तुरंत उसकी ओर मुड़ी, यह जानने के लिए उत्सुक थी कि ह्योल को क्या कहना है। तभी एक महिला की चीख हवा में गूंजी, जो चिल्ला रही थी कि छेद इतना बड़ा नहीं है कि वह उसमें से निकल सके। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। इससे पहले कि सियोल किसी तरह उस छोटे से छेद से बाहर निकलने में कामयाब हो गई जिसमें आप उसकी बाहों में थे, और टैंग उसके पैर से बेतहाशा चिपकी हुई थी। वह सब कुछ कर रही थी जिससे वह पीछे न छूट जाए। वह लंबा दिन आखिरकार खत्म हो गया और अगली सुबह तक आपने हैंक को वह उपकरण सौंप दिया जिसकी उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए जरूरत थी। हैंक को आश्चर्य हुआ कि आपने इसे कैसे पाया, खासकर टैंग ने कारवां के साथ जो कुछ किया था उसके बाद। आपने बस इतना कहा कि सिवा ने इसे पाया और इसे सुरक्षित रखा। जब हैंग ने पूछा कि सिवा कहाँ है ताकि वह उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे सके, तो आपने बताया कि सिल्वा और टैंग भूस्खलन से बचे हुए डाकुओं से निपटने के लिए गए हुए थे। चूंकि वायक और डाकू गिरोह के नेता के सिर पर इनाम था और सिला ने उसका ख्याल रखा था उनमें से, वह इनाम की राशि का उपयोग नुकसान की भरपाई के लिए कर सकती थी। कुछ ऐसा जो टैंग एस्कॉर्ट टीम के हिस्से के रूप में वैसे भी संभालना चाहिए था। अचानक हैंग का मूड बदल गया और उसने आपसे पूछा कि क्या वे वास्तव में इस एक चीज को छोड़कर किसी और चीज को नहीं छू सकते हैं। उसे उम्मीद थी कि आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप पुराने दिनों में करते थे, लेकिन सिवा के आस पास होने के कारण वह पहले से ही जवाब जानती थी। हैंग चुपचाप चलने लगी, यहाँ तक कि आपके कुछ कहने का इंतजार भी नहीं किया। जैसे ही वह नजरों से ओझल होने वाली थी, हैंग तुम्हें पुकारा, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि इस बार वह क्या चाहती थी। थोड़ा खोया हुआ लग रहा था। हैंग ने कहा कि उसे विश्वास था कि अराजकता की राक्षसी तलवार के रूप में वह वास्तव में चंद्र तलवार से भी अधिक शक्तिशाली था, इसलिए वुआ के पास उसके खिलाफ कभी कोई मौका नहीं था। उसे यकीन नहीं था कि उसने अचानक ये बात क्यों उठाई, लेकिन उसे लगा कि वह फिर से उसे गलत समझ रही है और हमेशा की तरह वह वास्तव में चीजों को स्पष्ट नहीं कर सका। तभी हैंग आखिरकार अपने असली सवाल पर पहुंच गया। वह जानना चाहती थी कि आपने उसे सौंपने के लिए सहमति क्यों नहीं दी। डाकुओं के पास जाओ और वो के सौदे को स्वीकार करो, क्योंकि ये उसके लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होता। तुम बस उलझन में दिखे। फिर सहजता से समझाया कि उसने हैंग की रक्षा करने का वादा किया था, चाहे कुछ भी हो, और वह इसे तोड़ने वाला नहीं था, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। यह सुनकर हैंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, फिर उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। उसने स्वीकार किया कि यह सच था कि तुम उस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार थे जिसमें वे सभी समाप्त हो गए थे। फिर वह उसकी ओर मुड़ी और एक नरम, अधिक ईमानदार आवाज में कहा कि वह अब उसे यकीन हो गया था कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिस पर वह अपनी पूरी जिंदगी भरोसा कर सकती है, चाहे पहले कुछ भी हुआ हो। कुछ मिनट बाद वे सभी साथ साथ आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हैंक को अभी भी सामान पहुंचाना था और उन्हें काम पूरा होने तक उसे साथ लेकर चलना था। वे इसे पूरा करने में कामयाब रहे, लेकिन किसी तरह उहोल को जेल में जंजीरों और हथकड़ियों से जकड़ दिया गया, और अगर यह पर्याप्त नहीं था तो उसे देश के सख्त कानूनों के तहत मौत की सजा सुनाई गई। यह सब एक दिन पहले शुरू हुआ। उनके पहुंचने के ठीक बाद डिप्टी प्रांत का अधिकारी उनके द्वारा लाए गए इनाम की पुष्टि करने के लिए आया था।
जो उसने किया, और हैंकिंग ने उसे धन्यवाद दिया जब उसने कहा कि उन्हें सरकार के लिए उन परेशान करने वाले डाकुओं को पकड़ने के लिए भुगतान मिलता है। थोड़ी दूर पर आपको सरकारी लोगों से भरे शहर में होने पर बहुत अजीब लग रहा था और सील उसे शांत करने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। तभी कोई उनके पीछे आया जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। यह प्रांत का मुख्य मजिस्ट्रेट था। वह स्पष्ट रूप से राक्षसी अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता था उसके ठीक सामने, लेकिन उसके पास इसके बारे में कुछ भी करने के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार आपने इनाम के लक्ष्यों को पकड़ने में मदद की थी और बस इस बार कानून उसके पक्ष में था। तभी हैंग ने कदम रखा। वहां आपके पास चली गई, अचानक अपनी बाह को उसके चारों ओर लपेट लिया, उसे अपनी छाती से दबा लिया और मुख्य मजिस्ट्रेट से कहा कि उससे उकसाए नहीं। उसने कहा कि उसने सबसे ज्यादा काम किया है। इसके साथ कुछ समय के लिए मामला शांत हो गया और वे सभी कुछ खाने और आराम करने के लिए चले गए। भले ही काउंग आपके करीब आना चाहता था, लेकिन ये बस ऐसा नहीं हुआ। हमेशा की तरह सियोल ने अवसर का लाभ उठाया। उसने पहले उसके भोजन को चबाकर और सीधे उसके मुंह में डालकर तुम्हें खिलाना शुरू किया। विषय बदलने और अपने मन को विचलित करने के लिए हैंक ने यह बताना शुरू किया कि सरकार ने वास्तव में तुम्हें अराजकता के प्रसिद्ध राक्षस को मुक्त करने का फैसला क्यों किया। उसने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि कभी कभी एक नियम है कि अगर किसी अपराधी ने पहले सरकार को धमकी नहीं दी है और कुछ मददगार करता है तो उसके साथ किसी भी सामान्य नागरिक की तरह व्यवहार किया जा सकता है। उसके यह समझाने के बाद हैंग ने उसे खींच लिया। वह विशेष बॉक्स कहीं से भी नहीं आया और बताया कि वे इसे कल डिलीवर करेंगे। किसी कारण से उसने यूएल से डिलीवरी के समय दूर रहने को कहा। उसका कारण सरल लेकिन आश्चर्यजनक था। आइटम का प्राप्तकर्ता एक ड्रैगन था। आप पूरी तरह से भ्रमित दिख रहे थे, इसलिए हैंग ने उसे समझाना शुरू किया। ची के बारे में स्पष्टीकरण के साथ शुरुआत की। उसके अनुसार जब किसी की आंतरिक ऊर्जा भौतिक शरीर की क्षमता से परे हो जाती है तो वह ची कहलाती है। उस समय इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, मार्शल आर्ट का शिखर। और अब भी सभी नई तकनीकों के साथ यह अभी भी सच्चे गुरुओं के लिए स्वर्ण मानक है। उसने आगे कहा कि अगर कोई 20 साल की उम्र से पहले महारत के उस स्तर तक पहुंच जाता है तो मार्शल आर्ट की दुनिया उसे ड्रैगन या फिनिक्स कहती है। ऐसा लगता है कि बाकी सभी लोग पहले से ही उस कहानी को जानते थे, सिवाय हमारे अनजान दोस्त आप, जो हैंग के खत्म होने से पहले ही हैरान हो गए थे। अचानक टैंग ने गर्व से घोषणा करते हुए कहा कि वह दुनिया की सबसे कम उम्र की फीनिक्स में से एक थी और उसे जहर के रूप में जाना जाता था। फीनिक्स, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया, खासकर डाकुओं के साथ उसके तथाकथित कौशल। और उस पूरी भूस्खलन घटना को देखने के बाद टैंग को शांत करने के लिए हैंग किंग ने घोषणा की कि जिस व्यक्ति से वे कल मिलेंगे उसे मार्शल ड्रैगन के नाम से जाना जाता है और उसे माउंट हुआ का भविष्य माना जाता है। लेकिन शांत होने के बजाय टैंग और भी जोर से बोलने लगी। उसने कहा कि उसने इस व्यक्ति के बारे में सभी तरह की कहानियां सुनी हैं जब उसने उन्हें बाकी सभी के लिए वर्णित करने की कोशिश की। हालांकि वह वास्तव में केवल इतना ही कह सकी कि यह व्यक्ति असामान्य है। असामान्य लोगों के बीच भी उसकी प्रतिक्रिया आप और सियोल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, जो एक दूसरे के शारीरिक रूप से करीब आने के हर मौके का लाभ उठाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हमेशा की तरह दूसरे के शारीरिक रूप से करीब आने के हर मौके का लाभ उठाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हैंग ने देखा कि आप और सियोल के बीच क्या चल रहा था। ईर्ष्यालु हो गई और उसने दिन को वहीं समाप्त करने का फैसला किया क्योंकि सूरज पहले ही ढल चुका था। वह सरायपाल के पास गई और 4 लोगों के लिए एक निजी कमरा मांगा, लेकिन इससे पहले कि कुछ पाता, सील अचानक प्रकट हुई। उसने अपना हाथ डेस्क पर पटक दिया और 2 निजी कमरों की मांग की, 2 लोगों के लिए। उसने आसपास के सभी लोगों को डरा दिया, लेकिन अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सेओल ने जोर देकर कहा कि यह उस आदमी की भलाई के लिए था कि उसे और तुम्हें अपना अलग कमरा मिले, कुछ ऐसा जिस पर निश्चित रूप से सरायपाल बहस नहीं करने वाला था। उस रात बाद में टैंग गर्म पानी से नहाने के बाद तरोताजा महसूस करते हुए अपने कमरे में लौटी। उसे आश्चर्य हुआ। उसने हैंग को आप और सील जो कुछ भी उनके कमरे में कह रहे थे उसे चुपके से सुनने की कोशिश करते हुए देखा। टैंग के अचानक प्रकट होने से हैंग पूरी तरह से घबरा गया। छोटी सी लड़की ने नाराज होकर व्यापारी महिला को चेतावनी दी कि वह ईर्ष्यालु बच्चे की तरह व्यवहार न करे, लेकिन हैंग ने उसे सिर्फ अपने काम से मतलब रखने को कहा, भले ही वह पहले से ही शर्म से लाल हो रही थी। क्योंकि टैंग को उन तीनों के बीच चल रहे उलझे हुए रिश्तों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, इसलिए वह बस अपने बिस्तर पर लेट गई और अपनी रूममेट से भी ऐसा ही करने को कहा, या कम से कम चुप रहने को कहा ताकि वह कुछ सो सके। हालांकि असली कार्रवाई अगले कमरे में हो रही थी। तुम दीवार की ओर मुंह करके खड़ी थी, गाल लाल हो गए थे। सियोल ने उसे पीछे मुड़ने के लिए कहा। उसने अभी अभी एक लंबा आरामदायक स्नान किया था और स्पष्ट रूप से उस रात के लिए तैयार हो गई थी जिसकी उसे उम्मीद थी कि वह अविस्मरणीय होगी। सू थोड़ा चक्कर खा रही थी।
उसने आपको याद दिलाया कि उसने सही समय आने पर उसकी ऊर्जा को रिचार्ज करने में मदद करने का वादा किया था और वह समय अब था। आपको स्पष्ट रूप से याद होगा, लेकिन किसी कारण से वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह अभी इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सील के नए कपड़ों पर टिप्पणी करके विषय बदलने की कोशिश की ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके, लेकिन सील ने इसे नहीं माना। वह बस कंधे उचकाए और कहा, मैंने इसे उधार लिया है। फिर इतने करीब आ गई कि आप उसकी गर्म सांसों को महसूस कर सकते थे। आप दीवार के सहारे पीछे झुक गए, बस एक पल के लिए बिना कुछ कहे सेओल को घूरते रहे। तभी सेओल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी भावनाएं स्पष्ट रूप से उस पर हावी हो रही थीं, लेकिन वह अभी भी यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि यह सिर्फ उसकी बातों को आगे बढ़ाने का मामला न हो। इसलिए उसने चुपचाप आपसे पूछा कि आप उसे बताएं कि उनके बीच जो होने वाला था उसके बारे में वह वास्तव में कैसा महसूस करता है। इससे पहले कि वह जवाब दे, उसने उसे जाने दिया। दूसरा और उससे कहा कि कुछ भी कहने से पहले उसे अच्छी तरह से देख ले। चीजों को और भी लुभावना बनाने के लिए उसने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा कि चूंकि वह आज रात पूरी तरह से उसकी थी, इसलिए वह तय कर सकता था कि चीजें कैसे होंगी और आगे क्या होगा। इतना सुंदर नहीं दिखने वाला लड़का अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और आखिरकार बस इसके लिए तैयार हो गया। वो उछल पड़ा और सियोल को गले लगा लिया। इसी उसे कहा कि वह उसे जिस तरह से चाहे वैसा करना पसंद करेगा। यह सुनकर सियोल को और भी गर्मी महसूस हुई। उसने मुस्कुराई, तुम्हारे हाथ पकड़े, उनकी उंगलियों को आपस में जोड़ा, फिर अपनी छाती को तुम्हारे खिलाफ दबाया। उसका हंसते हुए उसने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब या कहाँ, वह हमेशा उस बदसूरत कमीने से प्यार करती थी। इसके साथ ही वे मारियो का पूरा राउंड खेलने से पहले अपने मिशन के अंतिम भाग में चले गए। इस बीच हैंग दीवार के दूसरी तरफ खड़ा था, चुपके से सुन रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि तुम और सियोल क्या करने वाले थे, तो वो जलन महसूस करने और साथ ही थोड़ी परेशान होने से खुद को नहीं रोक पाई। अचानक उसने देखा कि कमरे में हलचल मची हुई थी। हैंग टैंग से कहने ही वाला था कि वह चुप रहे ताकि वह शांत हो सके। शांति से सुनो। लेकिन जब वह पलटी तो उसने कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल अप्रत्याशित था। एक अजीब सा दिखने वाला उल्लू उनकी कीमती वस्तु चुरा रहा था, जबकि टैंक पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। उल्लू इसके लिए प्रशिक्षित लग रहा था क्योंकि वह केवल आया और उस वस्तु को पकड़ लिया और खिड़की से बाहर उड़ना शुरू कर दिया। हैंग बस वहीं खड़ा रहा। उल्लू को रोकने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार आया और यह ठीक उसी समय आया जब सियोल और मारियो गेम का इस्तेमाल सबसे अच्छे हिस्से में पहुंचने वाला था। बिना खटखटाए हैंग उनके कमरे में घुस गया और चिल्लाया, मदद। जैसा कि आप उम्मीद कर रहे होंगे, सेओल गुस्से में थी क्योंकि उसका रिचार्ज सत्र आधिकारिक रूप से शुरू होने से ठीक पहले बाधित हो गया था। तभी हैंग ने खुद को अचानक जीवन या मृत्यु की स्थिति में पाया, लेकिन सौभाग्य से सिला ने अपना हमला चूक दिया और गलती से उल्लू को मारा। इससे पहले कि वह बहुत दूर उड़ जाए, आपने तुरंत विशेष बॉक्स को पहचान लिया और समझ गए कि उसे जमीन पर गिरने से पहले तेजी से काम करना होगा। बिना सोचे समझे वह हरकत में आ गया और उसे पकड़ने में कामयाब रहा। हालांकि उसे एहसास नहीं था कि वह क्या कर रहा था। वह खिड़की से सीधे कूद गया और उसके पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। गिरने से बचने के लिए कोई नहीं होने के कारण वह किसी की प्रतिक्रिया से पहले ही दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया। अजीब बात यह है कि उसे कोई चोट नहीं लगी और जब वह उठा तो उसने खुद को पूरी तरह से ठीक पाया। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे डरा दिया, क्योंकि धूल जमने लगी थी। आपको एहसास हुआ कि वह वास्तव में किसी पर बैठा था और हालात को बदतर बनाने के लिए हर तरफ से उसे गार्ड घेरे हुए थे। वह व्यक्ति चीफ निकला, मजिस्ट्रेट, जो आपके सीधे सिर पर गिरने से बेहोश हो गया था। गार्ड ने तुरंत मान लिया कि यह अराजकता के कुख्यात दानव घाव का हमला था। आप पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, यह समझने में असमर्थ कि वह खुद को एक और बड़ी गलतफहमी में कैसे फंसा पाया। यह पहले से भी अधिक गंभीर था। वहां से कुछ ही दूरी पर एक शाओलिन भिक्षु को कहीं रखा गया था जो एक जेल की तरह लग रहा था, और उसने बाहर चल रही सारी अराजकता सुनी और आश्चर्यचकित हुआ कि इतनी देर से पृथ्वी पर क्या हो रहा है। वहां यही एकमात्र कारण था जिसकी वजह से आप पहले जेल में नहीं थे। उसे सरकार के लिए खतरा नहीं माना जाता था, लेकिन अब वह कारण खत्म हो गया है। चाहे आपने यह समझाने की कितनी भी कोशिश की हो कि उसने जानबूझकर मुख्य मजिस्ट्रेट से हाथापाई नहीं की थी, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी। उसे जंजीरों और हथकड़ियों में जकड़ दिया गया। उसे काफी समय सलाखों के पीछे बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपने माफी मांगने और मामले को सुलझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं आया, खासकर तब जब बूढ़ा आदमी अभी भी आपकी वजह से बेहोश था। गार्ड ने सुनने की जहमत नहीं उठाई। तुमने जो कुछ कहा उसके लिए उसने तुम्हें कोठरी में धकेल दिया और उससे कहा कि तुम दूसरे आदमी के साथ अपना समय बिताओ, यह संकेत देते हुए कि तुम्हें जल्दी ही बाहर निकलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तभी अचानक तुम्हें आश्चर्य हुआ कि क्या कोठरी में वाकई कोई और भी था। एक कोने में उसने पहले वाले उसी गंजे आदमी को देखा, और जैसे ही उसने तुम्हें देखा
उस आदमी ने उससे अपनी जीवन कहानी साझा करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि यह दिलचस्प लग सकता है। तुमने कुछ सेकंड के लिए उसे घूर कर देखा, लेकिन फिर महसूस किया कि इसमें कुछ अजीब था। वह लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह चमक रहा हो। पहले तो आपको लगा कि वह कल्पना कर रहा होगा, लोग ऐसे ही चमकते नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी आंखें समायोजित होती गईं, वह बता सकता था कि वह आदमी वास्तव में थोड़ा चमक रहा था, और ये आपको थोड़ा असहज महसूस कराता था। उसके सामने वही शाओलिन एल जैसा दिखने वाला आदमी बैठा था। उसका गंजा सिर चांद की रोशनी में चमक रहा था, जो छोटी खिड़की से लगभग अंधेरे में एक बड़े दीपक की तरह आ रही थी। तभी उस आदमी ने खुद को माउंट हुआ के एक शिष्य ग्वांगडू के रूप में पेश किया। संप्रदाय। जैसे ही आपने माउंट हुआ संप्रदाय सुना, उसका आश्चर्य बढ़ गया। तो ये आदमी वास्तव में शाओलिन भिक्षु नहीं था, भले ही वह एक जैसा दिखता हो। इस बीच गुआंगू आपको गहरी सोच में घूर रहा था। उसे यह सताता हुआ एहसास हो रहा था कि उसने आपका चेहरा पहले कहीं देखा था। इसे क्लिक करने में बस कुछ सेकंड लगे। उसने आपको कुख्यात राक्षस की तरह अराजकता के रूप में पहचाना, संभवतः उन वांछित पोस्टरों से जो हर में जाता उसे जोहर गराक्षस ए करने में जगह चिपकाए गए थे। जब आप जेल में फंसे थे तो अंत में चीजें और भी जंगली हो रही थीं। सेले अधिक खतरनाक था। सियोल का मूड खराब होने और उसके मंगेतर के गिरफ्तार होने के बाद ये टाइम बम की तरह टिक टिक करता है। हैंग ने उसे शांत करने की कोशिश में एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। हैंग ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह समझती है कि सील कैसा महसूस कर रही है, लेकिन सरकारी इमारतों पर धावा बोलना या आपको जबरदस्ती जेल से बाहर निकालना बिल्कुल पागलपन है। सियोल गुस्से से भड़क उठी। उसने जवाब दिया कि अगर उसे अपने मंगेतर को बचाना है तो उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वह पूरे देश की दुश्मन बन जाए। वह किसी से भी लड़ सकती है, भले ही वह उन्हें खुद ही सब बाहर निकालना पड़ा। हैंगिंग ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की कि बेतहाशा भागना तुम्हें और भी ज्यादा खतरे में डाल देगा। तभी सियोल ने आखिरकार विराम लिया। हैंग के शब्द उसके दिमाग में उतरने लगे थे। यह देखता भागना तुम्हें धीरे धीरे शांत हो रही थी। हैंग ने धीरे से सुझाव दिया कि उन्हें पहले गलतफहमी को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर वे ऐसा कर पाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हैंग को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने के लिए सियोल ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम्हें एक खरोंच भी आई तो मैं उन सभी को मिटा दूंगी। कोई सवाल नहीं पूछा, हैंग यह सब कैसे शुरू हुआ। अंतहीन गलतफहमियों और बेबुनियाद अफवाहों के कारण अराजकता की राक्षसी तलवार के रूप में उसकी प्रतिष्ठा कैसे बनी। अपने जीवन के बारे में पूरी सच्चाई बताने के बाद भी आप हैरान थे कि गुआंगडू वास्तव में उस पर विश्वास करता था। कोई सवाल नहीं पूछा। यह एक अविश्वसनीय एहसास था। पहली बार किसी ने उसके दुश्मन की तरह व्यवहार करने के बजाय उसकी कहानी पर विश्वास किया। गुआंगडू ने बस मुस्कुराया और शांत भाव से कहा कि उसने कभी किसी को अफवाहों या दिखावे से नहीं आंका। तुम्हें अपना भाई कहता है। ये शब्द सुनकर आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकते। वह वास्तव में रो पड़ा। सबसे अप्रत्याशित जगह पर एक सच्चा दोस्त पाकर बहुत दुखी हुआ। उसके बाद कुछ पलों तक वे उस चमकदार सिर वाले लड़के के बारे में बातें करते रहे, और फिर यूहियोल को आश्चर्य होने लगा कि गंजे आदमी ने ऐसा क्या किया था कि उसे इस कोठरी में आना पड़ा। हालांकि यह गुआंगडू के लिए थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन उसने अपनी कहानी साझा करना शुरू कर दिया। जाहिर है, जब वो पहली बार पास के एक गांव में पहुंचा तो उसने बाजार में घोड़े को पागल होते देखा, जो बाद में एक गांव के बुजुर्ग का था। ओ हेयोल को उम्मीद थी कि गुआंगडू कहेगा कि उसने बहादुरी से घोड़े को शांत किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। गुआंगडू ने स्वीकार किया कि उसके चमकदार सिर ने वास्तव में घोड़े को पहले ही डरा दिया था, लेकिन यह असली कारण भी नहीं था कि वह जेल गया। असली कारण, उसने गांव के लोगों को मुक्का मारा। बूढ़े आदमी ने उसे दोषी ठहराना शुरू कर दिया और उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न की। उहियोल को नहीं पता था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया करनी है। वह केवल गुआंगडू की अनुचित सजा के लिए खेद महसूस करने का नाटक कर सकता था। हालांकि गुआंगडू बहुत परेशान नहीं लग रहा था। उसने खुशी से उल्लेख किया कि यह जेल में उसका आखिरी दिन था और वह कल रिहा हो जाएगा। उसने यूहियोल को अपना नाम साफ करने में मदद करने का भी वादा किया, लेकिन उसने कहा कि उसे पहले अपने मालिक के लिए एक काम करना है। गुआंगडू ने समझाया कि उसे कल अंत में कुछ लेने का मिशन है। तभी यूहियोल उसे एहसास होने लगा कि यह उस विशेष वस्तु से जुड़ा हो सकता है जिसे हैंग किसी को देने वाला था। हालांकि इससे पहले कि वह सब कुछ समझ पाता, अचानक विस्फोट ने क्षेत्र को हिला दिया। एक जोरदार धमाके के साथ उनकी बातचीत को बीच में ही रोक दिया और एक ऊंची आवाज में राक्षस की अराजकता की तलवार के लिए चिल्लाया। बेशक यह कोई और नहीं बल्कि हमेशा ऊर्जावान उपद्रवी टैंक था, जिसने जोर से घोषणा की कि वह उह्योल को बचाने आई है। जब उन्होंने छोटी लड़की को छेद करते देखा तो वे दोनों चौंक गए।
जेल की दीवार पर, लेकिन वह विशेष रूप से स्तब्ध था। यह आखिरी चीज थी जिसकी उसे उम्मीद थी। सभी लोगों में से उसने कभी नहीं सोचा था कि टैंग ही अंदर घुसने वाला होगा। उसका अनुमान तब पुष्ट हुआ जब टैंग ने खुशी खुशी घोषणा की कि वह उसे बाहर निकालने आएगी, लेकिन केवल तभी जब वह उसे 10 मिलियन येन के सोने में भुगतान करे। जब आपने उसे फुसफुसाते हुए कहा कि वो अपनी आवाज कम रखे क्योंकि वो विस्फोट से भी ज्यादा तेज आवाज में बोल रही थी, तो टैंग ने सिर्फ कंधे उचकाए और कहा कि उसने पहले ही अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को बेहोश कर दिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अचानक गंजा आदमी कूद पड़ा। टैंग को पहचानते ही उसने अपनी चुपके तकनीक का जिक्र किया। टैंग ने गुआंगडू को भी पहचान लिया। उसके चमकदार सिर की वजह से उसे भूलना मुश्किल था और ये स्पष्ट था कि वे पहले भी एक दूसरे से मिल चुके थे। लेकिन जेल से भागने पर ध्यान देने के बजाय टैंग ने गंजे आदमी को चिढ़ाना शुरू कर दिया, इस बारे में मजाक करना कि कैसे प्रसिद्ध माउंट हुआ संप्रदाय का एक तथाकथित अनुयायी यहाँ बंद हो गया। जब उसने आखिरकार शाओलिन दिखने वाले आदमी के साथ खिलवाड़ करना समाप्त कर दिया, तो ग्वांगडू ने उससे पूछा कि वह यू हियोल को कैसे जानती है और क्यों। उसकी मदद के लिए आ रहा था। तांग ने सवाल टालते हुए कहा, वह मेरा कर्जदार है, बस इतना ही। आखिरकार तांग को याद आया कि वह पहले स्थान पर क्यों थी और हथकड़ी लगाने का काम शुरू कर दिया जैसा कि उसने किया। आप मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन आश्चर्य करते थे कि क्या उसके लिए इस तरह जेल से भागना वास्तव में ठीक था, भले ही तांग ने इसे आसान दिखाया हो। ग्वांगडू जानता था कि ये उसके लिए सबसे खराब समय था, लेकिन उसने फिर भी यू ही ओल्ड से कहा कि किसी को पता चलने से पहले वह वहां से निकल जाए। आखिरी सेकंड में उसने अलविदा कहा और उम्मीद थी कि वे फिर कहीं और मिलेंगे। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया जब तांग ने यू ह्योल से कहा कि सियोल के आने से पहले जल्दी करो और जगह को बर्बाद कर दो। लूनर स्वॉर्ड का नाम लेते ही गुआंगडू का मूड खराब हो गया। अचानक उसका पूरा शरीर लाल आभा से चमक उठा। जब एक चमकदार सिर वाले व्यक्ति ने लूनर स्वॉर्ड के बारे में पूछा, तो तांग ने सहजता से बताया कि लूनर स्वॉर्ड वास्तव में कैओस की मंगेतर की राक्षसी तलवार थी। जैसे ही गुआंगडू ने सुना कि वे कितने करीब हैं, हमेशा सार्वजनिक रूप से एक साथ रहते हैं, वह खुद को रोक नहीं सका। अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और तभी यू हियोल को लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। अचानक ऊ हियोल का पैर फिसल गया और वह अपना संतुलन खो बैठा। मुश्किल से ग्वांगडू के शक्तिशाली प्रहार से बच पाया। टैंग ने जल्दी से अपने जहरीले डांट निकाले, ये सोचकर कि बॉल वाला आदमी टूट गया है, जबकि यू हियोल को आश्चर्य हुआ कि अचानक उसमें क्या आ गया। चमकदार आदमी ने एक पल के लिए नियंत्रण खोने के लिए माफी मांगी और कहा कि उसका यू हियोल से कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर उसने अपनी तलवार पकड़ ली जो पीछे छिपी हुई थी, जेल की दीवार के ठीक सामने जहां यू हियोल ने चकमा दिया था और उसका मुक्का से नफरत क्यों करता था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से यू हियोल को हराने के लिए दृढ़ था क्योंकि उसकी सगाई हो चुकी था